माँ जी, माँ जी, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा है, कहते हुए सोनल सोफे पर ही गिर पड़ी। बहू को गिरता हुआ देख घबराते हुए पूनम जी भागी और बहू को उठाते हुए बोली, क्या हुआ बहू, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? पता नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। लगता है तुम्हारी बीपी लो हो गई है, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। कहते हुए पूनम जी भागकर किचन से नींबू पानी का घोल लेकर आती हैं। घोल पीने के बाद सोनल कहती है, माँ जी, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, पूरा घर ही गोल गोल सा घूम रहा है। बहू, एक काम करो, चलो तुम अपने कमरे में आराम कर लो। नहीं, आराम कैसे कर सकती हूँ, कितना काम पड़ा है, मेहमान आने वाले हैं। बहू, तुम उन सब की चिंता छोड़ो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन माँ जी, खाना भी तो नहीं बना अभी। कोई बात नहीं, तुम अभी अपना ध्यान दो, खाना पानी मैं सब देख लूंगी। अगर तुम्हें आराम लगेगा तो तुम उठकर आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आराम आराम से सब कर लूंगी। कहते हुए पूनम जी सोनल को उसके कमरे में ले जाकर लिटा देती हैं और खुद किचन में घुस जाती हैं खाना बनाने। असल में आज उन्होंने अपने भैया भाभी को खाने पर बुलाया था। पूनम जी ने खाने की सारी तैयारी करी थी, पनीर, खीर, पूड़ी, सलाद, रायता सब कुछ बनाना था और उसमें से अभी कुछ बना भी नहीं था। जैसे ही खाना बनाने का टाइम हुआ, सोनल चक्कर खाकर गिर गई। बेचारी पूनम जी लगातार किचन में खड़ी खड़ी खाना बनाती रहीं। करीब 1 घंटे बाद जाकर सोनल से पूछ भी आई, बहू, कुछ आराम हुआ क्या? नहीं माँ जी, अभी तो बिल्कुल आराम नहीं हुआ। पूनम जी दोबारा जाकर किचन में लग गई। 1 बजे पूनम जी के भैया भाभी भी आ जाते हैं। पूनम जी हालचाल पूछने के बाद खाना लगाती हैं। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन अभी तक सोनल कमरे से बाहर नहीं आई थी। पूनम जी दोबारा सोनल के कमरे में जाकर कहती हैं, बहू, आराम हुआ क्या? अगर आराम हो गया हो तो कुछ खाना खा लो। जी माँ जी, अभी मैं 5 मिनट में खा लूँगी, आप चिंता ना करिए। पूनम जी बैठकर अपने भैया भाभी से बातें करने लगीं। इधर सोनल उठकर किचन में जाती है। खाने की खुशबू से उसकी भूख बढ़ गई थी। अपने लिए खाना निकाला और आराम से बैठकर खाना खाई। फिर खुद को थोड़ा सा मेकअप से सही किया और करीब आधे घंटे बाद सबके लिए चाय बनाकर ले जाती है। सोनल को देखते ही पूनम जी कहती हैं, अरे बहू, अब आराम हो गया? हाँ माँ जी, अब आराम हो गया, और कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए। नहीं बहू, काम क्या है, काम तो वैसे भी सारा हो ही गया है, बस यही तो चाहिए था सोनल को। सोनल अभी नई नई शादी करके आई थी, 8 महीने हुए थे उसकी शादी को। 4-6 महीने तो सोनल बहुत ही अच्छे से रही, ना कोई रोग, ना बीमारी, ना दुख, ना तकलीफ। लेकिन अचानक ही 2 महीने से उसे चक्कर आने लगे, और चक्कर भी ऐसा कि कहीं भी गिर जाती। सोनल के चक्कर को देख पूनम जी डर गई। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, 2-3 डॉक्टर भी बदले, लेकिन सोनल को कोई भी आराम नहीं होता। सारे जांच, ब्लड टेस्ट, जितना भी डॉक्टर ने कराया, सब कुछ हो गया। सोनल की पूरी बॉडी का चेकअप हो गया, लेकिन रोग का नामो निशान नहीं था। डॉक्टर हर बार कुछ मल्टीविटामिन्स की दवाई दे देता और कहते हैं कि नॉर्मल है, हो सकता है कमजोरी से चक्कर आता है। और सोनल की बीमारी का कोई भी भरोसा नहीं होता, कभी भी उसे चक्कर आ जाते हैं, खास करके तब जब घर में कोई मेहमान आने वाला हो या बहुत काम हो। जैसे आज पूनम जी के भैया भाभी आने वाले थे, तो सोनल को चक्कर आ गया। पूनम जी अपनी बहू की हरकतों से परेशान हो गई थी, कुछ कह भी नहीं पाती, क्या करें, कैसे समझाएं। जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो मासूम बनकर सोनल रोना धोना शुरू कर देती, बेचारी बन जाती। पूनम जी ने जब यही बात अपनी बेटी रागनी को बताई तो रागनी को भी बड़ा अजीब लगा। माँ, ऐसा कौन सा चक्कर है जो किसी को देखकर आता है? और भाभी इतनी कमजोर भी तो नहीं है, इतनी दुबली पतली भी तो नहीं है कि उन्हें कमजोरी हो गई है। अच्छी खासी हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, खाती पीती हैं, फिर चक्कर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बेटा मैं क्या करूं, झेल तो मैं रही हूं ना, कैसे मैं इसको बोलूं? तू देखे तब तो तुझे पता चले। उसे जब चक्कर आता है
तो कहीं भी गिर पड़ती है। उसके गिरने से तो मैं डर जाती हूँ। अरे माँ, दुनिया में एक से एक लोग हैं, ये सारे नाटक हैं, कोई बीमारी नहीं है भाभी को। माँ को परेशान देख रागिनी भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ की उम्र इतनी भी नहीं थी कि वो लगातार किचन में खड़ी रह सके। सोनल का मूड होता 4 दिन खाना बनाती, फिर 2 दिन वो अपने इसी चक्कर के बहाने आराम करती, और जब कोई आने वाला होता तब तो जरूर से उसे चक्कर आते। अचानक से जाने क्या रागिनी के दिमाग में आया, उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बोला, माँ एक काम करो, मैं आपको जैसा बताती हूँ आप वैसा ही करते जाओ, देखना भाभी का चक्कर, भाभी की बीमारी बिना दवा के सही हो जाएगी। कहते हुए रागिनी ने पूनम जी को कुछ बताया, जिसे सुन पूनम जी मुस्कुरा पड़ी। इधर धीरे धीरे सोनल की शादी को पूरे 1 साल होने वाले थे, तो पूनम जी ने सोनल से कहा, बहू तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है, कुछ सोचा है तुमने? बड़ी खुश हुई सोनल ये सुनकर। नहीं माँ जी, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, आपके दिमाग में कुछ है तो आप बताइए। बहू अब मैं क्या बताऊं, नए जमाने के हिसाब से तुम देख लो, तुम्हें जो करना है, किसी को बुलाना चाहती हो तो बुला लो। भाई हम तो यहाँ से बस तुम्हारी ननद को बुला सकते हैं, बाकी तुम्हारे मायके से देख लो, तुम्हारी बहनें भाभी उनको बुलाना चाहती हो तो बुला लो, सब मिलकर खाना पीना नाच गाना कर लेंगे, अपनी एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं। इतना सुनते ही सोनल खुशी से झूम उठी। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यही करते हैं। हाँ तो ठीक है बहू, 10 दिन बाद ही तुम्हारी एनिवर्सरी है, एक काम करो, सबको फ़ोन करके बोल दो आने के लिए। सोनल भागते हुए अपने कमरे में जाती है, फ़ोन करके बहन को, जीजा को, उनके बच्चों को, भैया भाभी सबको अपनी एनिवर्सरी पर इनवाइट करती है। सोनल काफ़ी खुश थी, पहली बार उसके घर पर उसके भैया भाभी दीदी जीजा सब लोग आएंगे। अगले दिन सोनल पूनम जी के पास आकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनेगा? जो तुम बताओ बहू, हम सारी तैयारी कर देंगे, चिंता क्यों करती हो, रागिनी भी रहेगी, वो भी मदद कर देगी। हाँ माँ जी ये सही रहेगा, दीदी तो आएंगे ही ना, उनको सुबह ही बुला लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो लिस्ट बना दो, बस अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। सोनल खूब सोच कर विचार कर खाने की लंबी लिस्ट बना ली। पूनम जी ने भी सारा सामान मंगवा दिया, यहाँ तक कि पूनम जी ने सोनल को ये भी कह दिया, बहू ये तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है तो तुम कोई अच्छी सी साड़ी पहनना, और मैं जो कहती हूँ पार्लर चली जाना तैयार होने। हम ऐसा करेंगे कि 3 बजे से ही खाने की तैयारी करने लगेंगे, मैं रहूँगी, तुम रहोगी, रागिनी रहेगी, हम तीनों ही बना लेंगे, और 5 बजे तुम सब कुछ छोड़कर पार्लर चली जाना, बाकी हम सारा खाने की तैयारी कर लेंगे। सोनल को तो विश्वास ही हो नहीं रहा था कि उसके सामने उसकी सास है, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, माँ जी खुद ही सामने से सब कुछ कर रही हैं। सोनल खुशी खुशी एनिवर्सरी में पहनने के लिए साड़ी तैयार करी, मैचिंग की चूड़ियाँ भी मंगा ली, और तो और अपने मन में पूरी एनिवर्सरी की रूपरेखा बना ली थी कि खाने का क्या है, माँ जी और रागिनी दीदी बनाएंगी, मैं तो थोड़ा बहुत कुछ कटवा दूंगी बस। वैसे भी मुझे 5 बजे पार्लर जाना है, खाने की टेंशन है नहीं, आराम से सच के बैठूंगी, पार्टी करूंगी। एनिवर्सरी की रूपरेखा बनाते हुए मन ही मन खूब खुश हुए जा रही थी सोनल। देखते ही देखते एनिवर्सरी का दिन भी आ गया, रागिनी भी सुबह सुबह ही आ गई थी आज। सोनल भी बहुत खुश थी। दोपहर का खाना खाने के बाद पूनम जी और रागिनी रात के खाने की तैयारी के लिए छोटा मोटा काम पहले से ही करने लगी, जैसे लहसुन छील के रखना, सब्जियां काट के रखना, चावल भिगा के रखना। सोनल ये सब देख बहुत खुश थी कि उसे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ये लोग तो सारी तैयारी पहले से ही कर रही हैं। अब तो वो 5 बजने का इंतजार कर रही थी कि कब 5 बजे और वो पार्लर जाए। माँ जी ने बोला है कि 3 बजे से खाने की तैयारी करेंगी, लेकिन वो तो अभी से लग गई। माँ बेटी मिलकर सारा खाना ही तैयार कर लेंगी।
सोनल को कोई भी चिंता नहीं थी। 2 बज गए तो सोनल अपने मायके फ़ोन लगाकर बात करने लगी। माँ, भाभी तैयार हो रही कि नहीं हो रही? बच्चे तैयार हो रहे हैं कि नहीं? भाभी को बोलना जल्दी आने के लिए। मायके बात करने के बाद अपनी बहन के यहाँ फ़ोन लगाया। वहाँ भी वही बात। दीदी कब आ रही हो? कितने बजे आ रही हो? अच्छी साड़ी पहन के आना, मेरी ननद भी आई हैं। बातों ही बातों में कब 4 बज गए सोनल को पता ही नहीं चला। जैसे ही घड़ी पर नज़र गई 4 बज रहे थे। फ़ोन रखकर वो किचन में गई, ये सोचते हुए कि माँ जी और दीदी किचन में लगी होंगी। लेकिन किचन में जाते ही उसका दिमाग खराब हो गया। किचन में सन्नाटा था, कोई भी किचन में नहीं था। किचन ही क्या, पूरे घर में ही सन्नाटा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर में सोनल के अलावा कोई और भी है। 4 बज रहे थे, खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी। ऊपर से माँ जी और रागनी दीदी का भी पता नहीं चल रहा। परेशान हो गई सोनल। भागते हुए बाहर गई। बाहर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। ऊपर गई, छत पर भी ढूंढ लिया। एक एक कमरे में देखा। जब पूनम जी के कमरे में गई तो पूनम जी रजाई ओढ़ लेटी थीं। साथ ही साथ बगल में रागनी दीदी भी लेटी थीं। दोनों ने ही अपना सर पकड़ रखा था। सास ननद को सोया देख हैरानी से सोनल ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? दीदी 4 बज गए, आप लोगों की आंख लग गई क्या? आज तो बहुत लेट हो गया, कुछ भी नहीं बना। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अरे बहू, क्या करूं? सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। इतनी तैयारी करी थी और जब सोचा कि खाने की तैयारी करूं, जैसे ही किचन में गई इतना तेज चक्कर आया कि वहीं पर गिर पड़ी। जाने ऐसा चक्कर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था। पहली बार मुझे इतनी बुरी तरह से चक्कर आया। मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं क्या करूं? कोशिश तो बहुत कर रही हूं। और दीदी, दीदी को क्या हो गया? अरे भाभी, मेरी भी हालत ऐसी ही है। मुझे भी अचानक से बहुत ही तेज चक्कर आ गया। मैं तो गिर पड़ी वहीं खड़े खड़े ही। नहीं तो सब्जियां बनाने जा रही थी। अब जब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा तो खाना कहाँ से बनाऊंगी? अचानक से जाने क्या हो गया हम दोनों ही माँ बेटी को एक साथ। बोल पड़ी माँ बेटी। रागनी की बात सुन चिढ़ गई सोनल। दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा चक्कर है? अब काम कैसे होगा? मैं क्या करूं? वो लोग आने वाले भी होंगे। बहू, अब जब आराम मिलेगा तभी तो काम करेंगे ना। हाँ माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या जो एक ही साथ दोनों को आ जाए? ऐसा कौन सा चक्कर है जो दोनों को साथ में आ गया? सोनल की बात सुन मुस्कुरा उठी पूनम जी। बहू, मुझे लगता है ना कि वो तुम्हारा वाला ही चक्कर है। हाँ, तभी हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इतना सुनते ही सोनल समझ गई। अब दूध पीती बच्ची तो है नहीं। समझ गई कि माँ बेटी दोनों ही नाटक कर रही हैं। जरूर इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो गया है। अच्छा फायदा उठाया दोनों माँ बेटी ने। अच्छा फंसाया मुझे। रोना आ गया सोनल को। भागते हुए किचन में गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। देखते ही देखते 5 बज गए। खाना भी पूरा नहीं बना था। सोनल को पार्लर जाना था। अब क्या करे? एक बार भागते हुई सोनल दोबारा पूनम जी के कमरे में जाती है। माँ जी, माँ जी 5 बज गए, थोड़ा भी आराम है तो प्लीज़ चलिए ना, मुझे पार्लर जाना है। ना बहू, माफ़ करना मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। मुश्किल है, कोशिश तो कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उठ पाऊंगी इतनी जल्दी। हाँ भाभी, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है। और चिढ़ गई सोनल। बड़बड़ाती हुई किचन में भागी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया दोनों माँ बेटी ने मुझे। आज के ही दिन फंसा दिया। मेरी पहली एनिवर्सरी थी, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 7 बजे तक सब लोग आने वाले थे, टाइम कम था। सोनल जल्दी जल्दी सारा खाना बनाती है। अब पार्लर जाने का सपना उसका सपना ही रह गया। अब क्या ही पार्लर जाएगी। 6:30 तक तो जाकर जैसे तैसे खाना बन पाया। जैसे ही खाना बन गया वैसे ही पूनम जी और रागनी उठकर आती हैं। अरे बहू, अब हमें कुछ आराम है, कुछ रह गया, कुछ काम है तो बता दो, हम कर लें। एक तो सोनल पहले से ही चिड़ी हुई थी, ऊपर से पूनम जी की प्यार भरी बातें सुन और भी चिढ़कर बोली, नहीं माँ जी, मैंने सारा कुछ कर लिया है और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है बहू,
जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, आधे घंटे में सब लोग आने वाले हैं। तब तक मैं और रागनी मिलकर सारा सजावट कर लेते हैं। इतना सुनते ही सोनल और चिढ़ गई। माँ जी, आधे घंटे में कौन सी सजावट कर लेंगी? 4 गुब्बारे ही लगा देंगी, बहुत करेंगी तो। इस समय बेचारी सोनल मजबूर थी। भनभनाते हुए अपने कमरे में गई। कहाँ पार्लर वाली से मेकअप करवाना था, कहाँ खुद ही करना पड़ रहा है। सोनल जैसे ही अपने कमरे में गई, पूनम जी और रागनी दोनों ने ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़ी। रागनी ने फ़ोन करके डेकोरेशन वाले को बुला लिया। पूनम जी ने जानबूझकर 6:30 बजे ही डेकोरेशन वाले को बुलाया था। आधे घंटे में अच्छी सजावट भी हो गई और पूनम रागनी जी जाकर तैयार भी हो गए। अभी भी सोनल अपने कमरे में तैयार हो रही थी। 7 बजते बजते उसके भैया भाभी दीदी जीजा सब लोग आ चुके थे। पूनम जी ने सोनल को आवाज़ दी, बहू अब बाहर आ जाओ, मेहमान आ चुके हैं। सास की बात सुनकर सोनल और भी चिढ़ जाती है, खुद से ही बातें करने लगती है। मेहमान आ गए, मैं तो सच गई हूँ, पर ना घर की सजावट हुई है और ना ही उन लोगों ने खुद को लीपा पोती की होगी। मेरी पहली एनिवर्सरी बर्बाद कर दी। सुबह के ही कपड़े में घूम रही होंगी। 4 गुब्बारे लगे होंगे मुश्किल से। खुद ही बड़बड़ाते हुए जैसे ही सोनल कमरे से बाहर आती है, पूरा हॉल सजा हुआ देख, सारा डेकोरेशन देख हैरान थी। दरवाजे पर ही खड़ी खड़ी सारी सजावट निहारने लगी। अभी जिस चेहरे पर नाराजगी थी, अनायास ही मुस्कुरा पड़ी थी सोनल। फिर उसकी नज़र अपनी सास ननद पर भी गई। वो भी अच्छी खासी बन ठान कर खड़ी थी। उन्हें देख मुस्कुरा रही पूनम जी धीरे से सोनल के बगल में आकर कहती हैं, बहू तुम्हारी पहली एनिवर्सरी थी ना, इसलिए तुमने ज़बरदस्ती अपने आप को ठीक कर लिया। अब अगर तुम्हें कभी चक्कर आया ना, तो फिर हमारे चक्कर के बारे में सोच लेना। इतना सुनते ही सोनल शक पका गई। उसका शक सही निकला। उसकी बीमारी के बारे में पूनम जी और रागनी को पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने जानबूझकर ये नाटक किया था।